श्वेता श्रीवास्तव, प्राइम एट 4 में स्वागत है आपका। आगे आपको बताएंगे राहुल का ईसी पर सवाल, महाराष्ट्र से बिहार तक क्यों मचा सियासी बवाल। ये बड़ी खबर आगे आपके सामने होने वाली है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे यूपी में थार का कहर रही जादव ने कैसे मचाया जमकर उत्पात। खबरें ये भी होंगी, क्रिकेटर रिंकू सिंह की हुई सगाई, सांसद प्रिया सरोज क्यों भावुक हो गई इस दौरान। पूरी खबर डिटेल में आगे आपके सामने होने वाली है। और इसके अलावा आपको दिखाएंगे रूस के हमले से यूक्रेन कैसे दहर उठा है, ये खबर भी विस्तार। बिहार चुनाव से जुड़ी करते हैं। चुनाव आयोग की तरफ से अभी बिहार में इलेक्शन की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ। उससे पहले लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के एक लेख ने बड़ा सियासी विवाद खड़ा कर दिया है। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों के बहाने राहुल ने आगामी बिहार चुनाव में इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े किए, जिसको लेकर अब बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक राजनीति गर्मा गई। इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल पर पलटवार। राहुल ने अपनी हार की भविष्यवाणी खुद कर दी। राहुल गांधी नए तरीके के मौसम वैज्ञानिक है, गिरिराज सिंह ने राहुल पर हमले किए हैं। हमारे सवाल बड़े स्पष्ट हैं। 5 साल में 31 लाख वोट्स बढ़े, नए वोट जुड़े महाराष्ट्र में, लेकिन लोकसभा और विधानसभा के बीच जो 5 महीने थे उसमें नए 41 लाख वोट कहां से आए। राहुल गांधी मौसम वैज्ञानिक अब नए हो गए, हार के मौसम वैज्ञानिक, और वो अपने हार का जायजा उनको मिल चुका है। वहीं राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी हमलावर है, लेकिन तेजस्वी यादव ने समर्थन किया। संवैधानिक संस्थाएं हाईजैक हो गई हैं, तेजस्वी ये बात कह रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल को पहले पता चल जाता है कि चुनाव कब होना है, चुनाव की तारीख उनको पहले ही पता होती है। तेजस्वी ये आरोप लगा रहे हैं। के बाद से जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस, संवैधानिक संस्थाएं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नजरें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस है उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा। तो ये बड़ी बात है, कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए। और राहुल गांधी ने बिहार में होने वाले चुनाव पर महाराष्ट्र के नतीजों को लेकर सवाल खड़े किए, तो महाराष्ट्र की राजनीति में भी भूचाल मचा हुआ है। राहुल के बयान पर सत्ता और विपक्ष का क्या कहना है, वो आपको सुनवा देते हैं। अब को इतना ही कहना चाहूंगा कि ताउम्र राहुल जी आप यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पर थी और आईना पूछते रहे। राहुल गांधी जी ने ये बात अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी कही। बार बार हम सब लोग ये बात दोहराते कि महाराष्ट्र का चुनाव इस प्रकार से, वो चुनाव हुआ ही नहीं। मैं कहता हूँ 2024 का महाराष्ट्र का चुनाव हुआ ही नहीं है, चुनाव हाईजैक कर दिया। अमित शाह ने, देवेंद्र फडणवीस और मोदी, उनका प्रतिष्ठा का विषय था, इसलिए कि अगर हमारी सरकार आ रही थी तो गौतम अडानी के धारावी से लेकर सभी ठेके कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाते। ये डर से गौतम अडानी, अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस ने ये चुनाव हाईजैक किया। चुनाव में कांग्रेस को, महाविकास आघाड़ी को जीत हासिल हो गई महाराष्ट्र में, तब कुछ बोले नहीं, तब चुपचाप रहे, तब ईवीएम अच्छा था, चुनाव आयोग अच्छा था। चलिए आपको ये बताते हैं राहुल के किन आरोपों के चलते सियासी घमासान मचा हुआ है। तो राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग की नियुक्ति करने वाले पैनल पर कब्जा किया गया है। महाराष्ट्र चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में फर्जी मतदाता जोड़े गए थे, मतदान प्रतिशत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया था। जहां बीजेपी को जिताना था वहां फर्जी वोटिंग कराई गई। राहुल ने यह भी कहा सबूतों को छिपा दिया गया। ये भी आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे, जिसके बाद अब सियासी घमासान मचा हुआ है। बढ़ के पुणे से आपको बताते हैं, महाराष्ट्र के पुणे में भारी बारिश से जल जमाव हो गया है। हिंजवाड़ी आईटी पार्क रोड पर पानी में बस डूबी हुई नजर आई। ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से बस को बाहर निकाला। जरा ये तस्वीर आप देखिए, आपको जो बस के पहिए हैं वो पूरी तरह से पानी के अंदर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। देश के अधिकतर राज्य इस वक्त कुदरत की तबाही की मार झेल रहे हैं। सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं।
और नदियों का उफान मानो हर चीज अपने भीतर समा लेने पर आमादा है। महाराष्ट्र में इस बार भी मानसून की एंट्री हमलावर है। सड़कों पर सैलाब ने जिंदगी की रफ्तार थाम दी है। जरा तस्वीरें देखिए। कुदरत के भयावह अटैक की ये तस्वीरें पुणे से सामने आई, जहां सैलाब ने विकरालकारी रूप अख्तियार कर लिया है। बसें, गाड़ियां सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही हैं। जहां तक नजर है सिर्फ सैलाब ही सैलाब है। बेबस जिंदगी तबाही के इस विनाशकारी रूप से लड़ने की नाकाम कोशिश कर रही है। सैलाब से जूझती बसों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये नदी में तैर रही हो। ये हाल सिर्फ पुणे का नहीं, महाराष्ट्र के ज्यादातर इलाकों में इस वक्त ऐसे ही पानी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में मुंबई में बिजली चमकने के साथ भारी बारिश होगी। इसके साथ ही 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी। आईएमडी ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है, जिनमें कोंकण, पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, नासिक, अहमदनगर, नागपुर, बुल्ढाना, अमरावती, अकोला, वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली शामिल हैं। इसके अलावा बीड, छत्रपति संभाजीनगर, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, लातूर, धाराशिव और जालना में बारिश का दौर देखा जा सकता है। और एक और बड़ी खबर आपको इस वक्त बताते हैं। ब्रेकिंग न्यूज जो इस समय आ रही है, दिल्ली में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी केदारनाथ पहुंचे हैं। दरअसल उन्होंने बाबा केदार के दर्शन किए हैं, तो मंदिर समिति के अध्यक्ष के साथ भी उन्होंने मुलाकात की है और इस अनुभव को उन्होंने अद्भुत बताया। तो आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अपने परिवार के साथ बाबा केदार के दर्शन किए हैं। मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया। केदारनाथ धाम वो पहुंचे हैं दर्शन के लिए। दर्शन के बाद उन्होंने इस अनुभव को अद्भुत बताया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जनरल उपेंद्र द्विवेदी बाबा केदार के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। सेना प्रमुख ने बाबा केदार के धाम को अद्भुत बताया। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी करीब आधे घंटे तक केदारनाथ धाम में रुके। परिवार के साथ बाबा केदार की विशेष पूजा अर्चना की उन्होंने। और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए आर्मी चीफ पहुंचे। भारत माता की जय और हर हर महादेव के जयकारे वहां पर लगे। उन्होंने पुजारियों से आशीर्वाद लिया। विधि विधान के साथ अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना की। समाधि को लेकर जमकर बवाल मचा। 2 पक्षों के बीच मारपीट और पथराव हुआ है। पुलिस और प्रशासन ने सील किया मंदिर। मंदिर की चाबी तहसीलदार को सौंप दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंदिर को लेकर के 2 पक्षों में जमकर बवाल हुआ है। समाधि को लेकर दरअसल ये पूरा बवाल पहले 2 पक्षों के बीच बहस के साथ शुरू हुआ और उसके बाद दरअसल महंत के निधन के बाद समाधि को लेकर ये टकराव हुआ। रामकिशन दास जी के किस वजह से यहाँ पे आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं? हम इसलिए बैठे हैं कि ये हम इनसे रिलेटेड हैं, स्वामी जी से। इन्होंने यज्ञ को रुकवाया कि हमारे यहाँ मत करिए, पर नहीं, प्रशासन ने रोका। इनको भगा दिया गया, हम लोगों को भी भगाया गया। हाँ, सुरेंद्र जी को। तो इनको हार्ट अटैक हुआ है शायद, इसीलिए। तो जो भस्मासुर से निकाला जाए ताकि हम लोग सब लोग आराम से इसमें आश्रम में अपना भजन पूजन। कितने साल से बाबा जी यहाँ? इनका तो जीवन निकला है बचपन से यही। हाँ, आपको बता देते हैं, हरिद्वार में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हरिद्वार में हाईवे पर इसकी वजह से लंबा जाम लगा। दरअसल वीकेंड था, एकादशी थी, गंगा दशहरा था और इसकी वजह से वीकेंड से ही लोगों की लंबी कतारें नजर आई। वीकेंड की वजह से हरिद्वार में उमड़े श्रद्धालु और आगे मसूरी की तरफ जाने वाले श्रद्धालुओं की वजह से भी जबरदस्त जाम देखा गया। पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू किया। दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में गर्मी बढ़ने से लोग पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। गंगा दशहरा और एकादशी के बाद वीकेंड के मौके पर भी हरिद्वार में भक्तों की भीड़ दिखी। लोग दूर दूर से हरिद्वार पहुंचकर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। हरिद्वार से आगे ऋषिकेश और साथ ही मसूरी, देहरादून जाने वाले लोगों की भी भयंकर भीड़ दिखाई पड़ी। देखिए कैसे हरिद्वार को जोड़ने वाले हाईवे पर वाहनों का लंबा जाम लगा हुआ है। भीड़ को देखते हुए पुलिस ने ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान लागू किया। और अब बात करते हैं हिमाचल के मंडी में हुए दर्दनाक हादसे की, जहां हिमाचल के मंडी में दर्दनाक हादसा हुआ। ट्रैवलर बस पर चट्टान गिर गई, जिसकी वजह से बस पलट गई। दर्दनाक हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। लैंडस्लाइड के चलते रास्ते पर आवाजाही भी बताया जा रहा है बंद है। और ये तस्वीर आप देखिए, डराने वाली। और कैसे आप जरा इस बस को देखिए कि वो कहां पर टिकी हुई है। जरा सी और चूक होती तो बस सीधे नीचे खाई में जा करती। और अब बात पाकिस्तान के दूल्हा भाई यानी
AIMIM सुप्रीमो और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी की, जिन्होंने हाल ही में अरब देशों के दौरे पर जाकर पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया। इसी के बाद पाकिस्तान तल मिलाया हुआ है और पाकिस्तानी मौलानाओं ने हैदराबादी भाईजान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन ओवैसी ने कैसे पाकिस्तानी मौलानाओं की बोलती बंद की, इस रिपोर्ट में आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान भाड़ में जाए ना, हमको पाकिस्तान से क्या करना है। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, भारत जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद। अरे ये तुमको शर्म नहीं है कि तुम्हारे मुल्क को चीन के पास गिरवी करती हो और तुम इस्लाम की बात करते हो। उन्होंने अपना भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। IMF से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। तीखे तंज और उससे भी धारदार जवाब, हर नापाक आरोप का ऑन द स्पॉट पूरा हिसाब। आप देख रहे हैं भाईजान। पहलगाम हमले के बाद ओवैसी ने पाकिस्तान को लेकर गियर क्या बदला, मानो पूरे पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। चिढ़ और तकलीफ इस बात से ज्यादा हुई। To compete with India, they had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे, तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, इन नालायकों को अकल भी नहीं है। ओवैसी के तंज की यही टीम भारत लौट तो आए हैं, लेकिन न गैंग का दूल्हा भाई बताया था। बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहां पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को, सब सुनते रहो, ज्ञान बढ़ेगा। तुम्हारे दिमागों में जो भूसा भरा हुआ है साफ होगा, तुम्हारा इग्नोरेंस खत्म होगा। असदुद्दीन ओवैसी अपने तीखे तंज और जबरदस्त हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते हैं। अब दूल्हा भाई के बाद पाकिस्तानी मौलानाओं पर पाकिस्तान में 40% जनता गरीबी की चक्की में पिस रही है। बेरोजगारी दर 9% से ज्यादा है। पाकिस्तान चीन की बैसाखी पर चलता है। पाकिस्तान का 80% हथियार चीन से आता है। ये बेगैरत मुल्क वर्ल्ड बैंक, IMF और ADB के कर्ज के भरोसे चलता है। यानी और भी गम है जमाने में एक मोहब्बत के सिवा, या यूं कहिए कि पाकिस्तान में और भी मसले हैं। ध्यान देने और इस्लाम की दुहाई देने वाले मौलवियों की जबरदस्त क्लास लगाई है। आप ये बोलना चाह रहे कि आप ही इस्लाम पर हैं और 20 करोड़ मुसलमान जन्नत में नहीं जाएंगे। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे तमाम जितने उलमा हैं, चाहे वो देवबंदी मसलक के हों, बरेलवी मसलक के हो, चाहे अहले हदीस हों, चाहे शिया हों, आप होते कौन है भाई? इस्लाम को क्यों लेके आ रहे? आप एक जारहाना मौक़िफ़ 75 साल से भारत में कर रहे हैं। आप वहां से दहशत गर्दों को भिजा रहे हैं। जमात इस्लामी पाकिस्तान का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से एग्रीमेंट है और इस्लाम की बात करते हैं आप। कहां माओ और कहां हमारे औलिया अल्लाह। असल में ओवैसी ने पाकिस्तानी मौलवी, और ये वही मौलाना है जो पहलगाम हमले से पहले अपने जलसों में ओवैसी और अल्जीरिया जैसे मुस्लिम देशों में जिस तरह ओवैसी ने पाकिस्तान की कमजोर नसों को दबाया, उससे पाकिस्तान अब तक बिलबिला रहा है। बहरीन से लेकर अल्जीरिया तक ओवैसी ने पाकिस्तान के हर प्रोपेगेंडे को ध्वस्त किया। ओवैसी की जुबान से निकले हर लफ्ज ने जैसे उन्होंने जो है अभी राजनीति में आए हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि उनकी अम्मा को किसने मारा। टेररिज्म तो मारी ना उनकी वालदा, उनको अगर वो समझ में नहीं आ रहा तो क्या समझाएंगे उनको भी? भाई जिसकी माँ को उसी के होम ग्रोन टेररिस्ट ने मार दिया तो वो बात समझो ना तुम। आपकी माँ को जब गोली मारा तो टेररिज्म है, और हमारे बेटियों को, माओं को जो मारे टेररिज्म नहीं है क्या? तुम एक मोटरसाइकिल का टायर तैयार नहीं कर सकते। भारत बहुत आगे है, भारत से पंगा मत लो। तुम कौन सा मिसाइल टेस्ट करते टेस्ट कर लो, याद रखो, मगर भारत
तुम्हारे से ताकतवर है और हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पहलगाम हमले के बाद से ही ओवैसी ने पाकिस्तान के खिलाफ बयानों का जो टॉप गियर लगाया, उसमें विदेशी जमीन पर और ज्यादा। जब ओवैसी स्वदेश लौटे तो उनका हीरो की तरह स्वागत किया गया। ओवैसी के होम टाउन हैदराबाद शहर के कई मेट्रो स्टेशन पिलर्स और प्रमुख चौराहे पर उनके स्वागत में पोस्टर लगाए गए, जिनमें लिखा था, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा एक शख्स, पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा एक सच, गर्व के साथ भारत के दुश्मन को बेनकाब किया। ओवैसी को लेकर लाइन एंड लेंथ बिगाड़ कर रख दी। मुस्लिम देशों में बैठकर ओवैसी ने जिस तरह भारत का पक्ष रखा, उससे मुस्लिम देशों को अपने आप ये मैसेज मिल गया कि भारत की राजनीति में मुस्लिमों को कितना महत्व दिया जाता है। ओवैसी ने शहबाज, मुनीर, बिलावल समेत पाकिस्तान के आतंकी में आई, जिससे कल्पना न तो पाकिस्तान ने और न ही देश के विपक्ष ने की। अरब देशों में ओवैसी ने पाकिस्तान के आतंकी चरित्र को कैसे बेनकाब किया, इसका खुलासा उन्होंने टाइम्स नाउ नवभारत पर किया। दिसंबर 2023 में बता दिया था कि ये एलईटी का नया नाम टीआरएफ है, फिर 2024 में 2 मरतबा बताया, और अनफॉर्चुनेटली जो भारत को जिस चीज का खदशा था वो टीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन ने पहलगाम में किया। और फिर हमने उनको बताया कि जो कई ईमेल्स के जरिए टीआरएफ ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली पहलगाम के कत्ल की, मैसेकर की, तो उसमें 2 ईमेल्स तो पाकिस्तान से एमिनेट हुए, पाकिस्तान के कंटोनमेंट के बाजू से एमिनेट हुए, ये हमने उनको बताया। और फिर ग्रे लिस्ट में डालने का फायदा हमने उनको बताया कि देखिए, सऊदी अरब में किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने कुछ शायद 2 बिलियन दिया पिछले साल, अब इस साल शायद वो 14 बिलियन का लोन एक्सटेंड करेंगे, आईएमएफ से भी लोन हुआ। आज पूरा देश ये मान रहा है कि पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वार की हवा निकालने के लिए विदेशों में पीएम नरेंद्र मोदी ने जो टीमें भेजी, उस नैरेटिव वॉर में मोदी का सबसे घातक हथियार साबित हुए असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने अपना नवभारत।